नमस्कार, मैं शिव कुमार बॉय स्वागत करता हूं आपका आना क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आपको विदित है, अपने आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज शिक्षा मनोविज्ञान की स्टार्ट कर रखी है। तो उसके अंतर्गत अपना टॉपिक नंबर 6 बहुत ही महत्वपूर्ण, अभिप्रेरणा, अर्थ एवं प्रकार अर्थ एवं प्रकार। ठीक है, उसके बाद प्रेरणा के सिद्धांत, अध्यापन अधिगम के लिए निहितार्थ, मतलब अभिप्रेरणा का अध्यापन अधिगम सामग्री के अंदर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है, उसी से संबंधित अपने महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। और करते हैं अपने पहला क्वेश्चन स्टार्ट। तो है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। देखो, अभिप्रेरणा जो है बहुत महत्वपूर्ण संक्रिया मान सकते हो आप। अभिप्रेरणा, किसकी बात करें, अभिप्रेरणा। देखो, अभिप्रेरणा जो की बात करें तो अभिप्रेरणा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोटिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोटिवेशन। अभिप्रेरणा जो होती है प्रिय विद्यार्थियों, वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आंतरिक अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा। और अगर दूसरी अगर बात करें तो वो होती है बाह्य अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा। अब आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब होता है ऐसी अभिप्रेरणा। देखो, अभिप्रेरणा जो है, अगर अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति देखें तो लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है, मोटम शब्द से, जिसका मतलब होता है गति से संबंधित है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा एक ऐसा प्रेरक बल है जो क्या करता है, क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। क्या करता है, क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए आपको पता है कि अभिप्रेरणा जो है ना, आपको पता है अधिगम का हृदय कहलाती है। अधिगम का हृदय किसे कहते हैं, अभिप्रेरणा को। अधिगम का मुख्य चालक, अधिगम का मुख्य चालक, अधिगम का स्रोतकश राजमार्ग, यानी इसको बहुत सारे नाम दे रखे हैं। तो उसके पीछे कारण क्या है, तो प्रिय विद्यार्थियों आप ध्यान रखें कि अभिप्रेरणा का मतलब होता है, अभिप्रेरणा एक ऐसा आंतरिक बल है जो क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। अब अभिप्रेरणा आप दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक तो आंतरिक अभिप्रेरणा और एक होती है बाह्य अभिप्रेरणा। अब सबसे पहले बात करें बाह्य अभिप्रेरणा का मतलब होता है एक ऐसी अभिप्रेरणा जो किसी बाह्य कारक के द्वारा, मतलब ऐसी अभिप्रेरणा जो स्वतः नहीं, मतलब अपने आप, अपने किसी कार्य को करने के लिए स्वतः तैयार नहीं होते, लेकिन किसी कारक के द्वारा, किसी कारक ने आपको कार्य करने के लिए प्रेरित किया है, तो वो बाह्य अभिप्रेरणा है, किसी कारक के द्वारा। जैसे मान लीजिए आपके परिवार में कोई मामा जी आए हुए थे, उन्होंने आपको पढ़ने के लिए बोला कि आप इस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं, मतलब उन्होंने आपको विप्रेरित किया और आप विप्रेरित भी हुए, लेकिन 1 या 2 दिनों के बाद वापस के अपनी क्रिया जो होगी वो निष्क्रिय होगी। मतलब अब बाह्य विप्रेरणा का मतलब होता है, मतलब एक ऐसी विप्रेरणा जिसमें कोई बाह्य कारक के द्वारा आप क्या है, कार्य करने के लिए क्या हुए, अभिप्रेरित हुए हो। आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब होता है एक ऐसी अभिप्रेरणा जिसके द्वारा आप स्वतः ही, अपने आप ही क्या है, कार्य करने के लिए प्रेरित हुए हैं, वो है आंतरिक अभिप्रेरणा। तो सबसे महत्वपूर्ण जो मानी गई है वो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। आंतरिक जो अभिप्रेरणा है वो अपने आप से होती है। उसमें किसी पुरस्कार की या किसी बाह्य कारक की आवश्यकता नहीं होती। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो चलते अपने आगे की ओर। चलो, उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। अब इन्होंने कौन सी अभिप्रेरणा का पूछा है, आंतरिक अभिप्रेरणा। शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना, डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना, डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना, ठीक है, पुरस्कार राशि के लिए प्रतियोगिता में भाग लेना। तो पुरस्कार क्या है, एक बाह्य अभिप्रेरणा है। ये क्या है, बाह्य अभिप्रेरणा। व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, मतलब अपनी आत्मिक संतुष्टि के लिए, अपने समय अपनी इच्छा से अगर कोई कार्य कर रहे हैं, है ना, जिसमें आपको सुख अनुभव प्राप्त हो रहा है, तो वही क्या होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4। मतलब आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब होता है ऐसा एक, मतलब एक ऐसा प्रेरक बल जो आपको स्वतः ही, आप स्वतः ही क्या है कि
कार्य करने के लिए तैयार हो, किसी बाह्य कार्य के द्वारा आप कार्य करने के लिए तैयार नहीं हुए, जब स्वतः ही किसी कार्य करने के लिए आप तैयार होते हो तो वो होती है आंतरिक अभिप्रेरणा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4। उसके बाद है निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? अब इसमें पहले आंतरिक अभिप्रेरणा पूछा था, अब ये बाह्य अभिप्रेरणा पूछ रहे हैं। अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है, अभिप्रेरणा जो व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना से आती है, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, और अभिप्रेरणा जो आंतरिक कारकों से आती है। तो इसमें पूछा निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? देखो, अभिप्रेरणा जो व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना से आती है तो ये भी क्या होती है? आंतरिक अभिप्रेरणा है। क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा है। कौन सी है? आंतरिक अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, ये भी कौन सी होगी? आंतरिक होगी। आंतरिक कारकों से है तो ये भी कौन सी होगी? आंतरिक। तो 2, 3 और 4 है ना, ये तीनों ही क्या है? आंतरिक है, आंतरिक अभिप्रेरणा है। कौन सी है? आंतरिक। जो वातावरणीय परिणामों से आती है, मतलब वातावरणीय परिणामों का मतलब है कोई बाह्य कारक है, कोई बाह्य कारक है जो कार्य करने के लिए आपको प्रेरित कर सकता है। जैसे कोई पुरस्कार हो सकता है, कोई राशि हो सकती है ना, जो आपको कार्य करने के लिए क्या कर रही है? प्रेरित कर रही है, वही क्या होती है? बाह्य विप्रेरणा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? चलें आगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। शिक्षक छात्रों में आंतरिक प्रेरणा कैसे बढ़ा सकते हैं? किसी सजा को हटाने का प्रलोभन देके, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बाह्य विप्रेरणा है। नकारात्मक पुनर्बल देके, ये भी नहीं है। इनाम और पुरस्कार देकर, ये तो बाह्य विप्रेरणा का है। सीखने का आनंद भर के, मतलब अगर आंतरिक अभिप्रेरणा, अगर आंतरिक अभिप्रेरित करना है बालक को, तो बालक को आप इतना अच्छे तरीके से पढ़ाएं, मतलब क्लास के अंदर इस प्रकार का वातावरण आप पैदा करें कि बालक क्या है, मतलब उस कार्य को करने के लिए स्वतः तैयार हो। मतलब आपकी क्लास का जो है वो बच्चा आनंद ले। मतलब अगर आपके पढ़ाने का जो तरीका होगा वो आकर्षक होगा तो बच्चा ऑटोमेटिक क्या है, स्वतः ही क्या करेगा, क्लास के अंदर क्या करेगा, मतलब स्वतः ही अध्ययन करेगा। मतलब पढ़ने के लिए क्या होगा, स्वतः ही क्या होगा, प्रेरित होगा। अब जब कोई बालक या बालिका जिसमें स्वयं कार्य करने के लिए तैयार होती है और जिसमें उसको सुखद अनुभव होता है, ठीक है, वही होती है आंतरिक अभिप्रेरणा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है, पूछा इसने। देखो, प्यास, भूख, लैंगिक। अब देखो, प्यास है, भूख है, लैंगिक अंतर्नोद। अंतर्नोद का मतलब होता है इंसेंटिव। ये सारे के सारे क्या है? जन्मजात हैं। क्या है? जन्मजात प्रेरक हैं, जो आपको क्रिया करने के लिए क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। अब आक्रामकता अंतर्नोद जो है ना, आक्रामकता, अग्रेसिव, ये नहीं है, ये जन्मजात नहीं है, ये वातावरणीय है, कृत्रिम है ये। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा के सिद्धांत व उनके प्रतिपादकों के संबंध में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत एटकिंसन, आवश्यकता पदानुक्रमिक का सिद्धांत अब्राहम मेस्लो, प्रनोद सिद्धांत वुडवर्थ, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत मैकक्लेलैंड। तो देखो, मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है वो एटकिंसन ने नहीं दिया था। अपने को पता है मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था विलियम मैकडूगल ने। किसने दिया था? विलियम मैकडूगल ने। इन्होंने मूल प्रवर्तात्मक सिद्धांत दिया था जिसमें 14 मूल प्रवृत्ति के लिए कितने संवेग बताए थे? 14 बताए थे। तो यही क्या है? स्टेटमेंट गलत है, ये गलत है। बाकी आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत अब्राहम मेस्लो ने दिया था। अर्नोद सिद्धांत का संबंध वुडवर्थ से है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत मैकक्लेलैंड एवं एटकिंसन से है। ठीक है, एटकिंसन से है। तो ये बात भी आपको थोड़ी ध्यान है रखनी है। तो इसमें कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं है? तो पहला सही नहीं है, क्योंकि मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत दिया है वो विलियम मैकडूगल के द्वारा दिया गया है। उसके बाद आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज है वो नानक क्लासेस के ऐप पर उपलब्ध है। उसमें कुल 15 टेस्ट हैं। ठीक है, तो अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए आप नानक क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। उसके बाद एक तरफ आपको सिद्धांत दे रखे हैं और एक तरफ उनके दे रखे हैं प्रतिपादक। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसका दिया हुआ है? सिगमंड फ्राइड का।
इसका दिया हुआ है मनोवैज्ञानिक गुण सिद्धांत। अब देखो उसके बाद मांग सिद्धांत की बात करें और पदानुक्रम उपागम की बात करें। एक मिनट, इसके अंदर ऑप्शन एक का 4 कहां दे रखा है? ऑप्शन एक का 4 एक ही जगह दे रखा है, बाकी कहीं भी नहीं है। ये तीनों ऑप्शन वैसे ही बाहर है। और मनोवैज्ञानिक गुण सिद्धांत है वो जुंग का है। किसका है? जुंग का। ठीक है। और मांग सिद्धांत है वो है हेनरी ए मुर्रे, एच ए मुर्रे। लास्ट पदानुक्रम उपागम जो है वो है विलियम जेम्स का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक रहेगा। ठीक है, ये चीज आप थोड़ा ध्यान है रखें। उसके बाद है विद्यार्थी के निष्पादन। निष्पादन का मतलब होता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देकर उसे अनुभव कराकर मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम प्रारूप के अनुसार शिक्षक निम्न में से विद्यार्थी की किस आवश्यकता की संतुष्टि कर रहा है। मतलब कोई विद्यार्थी कार्य कर रहा है और कार्य करने के बाद उसको बताया जा रहा है कि आपके द्वारा जो कार्य किया गया वो बहुत अच्छा है और आप इस कार्य को और बेहतर करें। इसका मतलब उसके अंदर जो अब्राहम मेस्लो है, अब्राहम मेस्लो का जो मांग जो सिद्धांत है, आवश्यकता पदानुक्रम जो सिद्धांत है उसकी बात कर रहा है। उसके अंदर उन्होंने 5 मुख्यतः आवश्यकताएं बताई थी। तो ये जो संबंध है वो आत्म सम्मान की आवश्यकता से है। आत्म सम्मान की आवश्यकता, क्योंकि वो खुद के आत्म सम्मान की बात कर रहे हैं, खुद की प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं कि मेरे को भी क्या मिले, मान सम्मान मिले। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी एक आंतरिक प्रेरक शक्ति नहीं है? कौन सी नहीं है? आवश्यकता, अभिवर्ती, पुनर्बलन या लक्ष्य। देखो आवश्यकता, अभिवर्ती और लक्ष्य ये आंतरिक है, लेकिन पुनर्बलन एक प्रकार से क्या है? बाह्य अभिप्रेरक है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना पुनर्बलन। देखो पुनर्बलन जो शब्द का उपयोग किया था क्लार्क हल ने, री इनफोर्समेंट, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में री इनफोर्समेंट। उसके बाद नेक्स्ट है अब्राहम मेस्लो द्वारा मानवीय अभिप्रेरणा को समझने हेतु आधारभूत आवश्यकताओं के 5 वर्ग बताए गए। कितने वर्ग बताए गए? 5 वर्ग। कौन से वर्ग मेस्लो द्वारा नहीं दिया गया? सुरक्षा आवश्यकता, उपलब्धि आवश्यकता, आत्म यथार्थ की आवश्यकता, संबंधता व स्नेह की। तो इसमें उपलब्धि आवश्यकता है वो इनके द्वारा नहीं दिया गया, क्योंकि उपलब्धि आवश्यकता जो दिया गया है, उपलब्धि अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत दिया गया है वो मैकली लैंड और एटकिंसन का दिया हुआ है, एटकिंसन। ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 वही अपना क्या रहेगा उत्तर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिप्रेरणा चक्र के किस घटक के परिणाम स्वरूप दैहिक अथवा मनोवैज्ञानिक संतुलन की स्थिति पुण्य प्राप्त होती है? तो अभिप्रेरणा जो मोटिवेशन जो साइकिल जो है उसमें होता है N+D+C। पहली है नीड, फिर है ड्राइव, NDI है, NDI, फिर है इंसेंटिव यानी आवश्यकता, फिर है चालक, फिर है अंतर्नोद। तो इसमें कौन सा नहीं है? इसने मतलब इसने पूछा विप्रेरणा चक्र किस घटक के परिणाम स्वरूप दैहिक अथवा मनोवैज्ञानिक संतुलन की पुण्य प्राप्ति होती है? प्रोत्साहन, आवश्यकता, प्रणोद या प्रेरक। तो ये रह जाएगा इंसेंटिव, प्रोत्साहन। किसकी बात कर रहा है ये? प्रोत्साहन की। अब देखो पहले मोटिवेशन जो साइकिल जो है विप्रेरणा चक्र में 3 बताए थे, उसके बाद में चौथा कारक बता दिया था संज्ञान। और विप्रेरणा चक्र के अंदर आपको 3 कारक देखना है, N+D+I। ठीक है, पहले नीड, ड्राइव और इंसेंटिव, और चौथा फिर जोड़ा गया था सी यानी कोग्निशन, संज्ञान को जोड़ा गया था अभिप्रेरणा चक्र के अंदर। उसके बाद है अभिप्रेरणा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है? रीता ऊर्जित है, मतलब एनर्जाइटेड है, मतलब ऊर्जावान है, उच्च लक्ष्य निर्धारित करती है, यथेष्ट प्रयासों को बनाए रखती है और कक्षा में ए ग्रेड बना लेती है। बिल्कुल।
मानसी आने वाले विद्यालय के वर्ष के विषय में भावुक है और इच्छा करना चाहती है, ये तो अभिप्रेरणा नहीं है। कविता जो करना चाहती है उसे अपना ध्यान देशित करने में अच्छी है, ये भी नहीं है। निशा मेहनती है, अपने शैक्षिक कार्य के विषय में धनात्मक भावनाएं अनुभव करती है। लेकिन इसने सबसे बेस्ट है कि रीता जो है वो ऊर्जावान है और लक्ष्य निर्धारण कर लिया और उचित प्रयासों के साथ उसने कक्षा में कौन सा परफॉर्मेंस भी कर ली, लक्ष्य निर्धारित कर लिया, उसके बाद अपने आप को परफॉर्मेंस मतलब निष्पादन भी कर दिया और कक्षा में ए ग्रेड लेके भी आ गई। इसका मतलब अभिप्रेरणा का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? ये पहला है। उसके बाद सेकंड ग्रेड करंट अफेयर की जो टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज है वो केवल 99 रुपए में उपलब्ध है। ठीक है, तो नानक क्लासेस ऐप के ऊपर है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र में संबंधित नहीं है? तो मैंने आपको बताया था अभिप्रेरणा चक्र में, एक बार फिर बता दूं, अभिप्रेरणा चक्र के अंदर मुख्यतः अभिप्रेरणा चक्र में आपको कितने तत्व ध्यान रखना? एन प्लस डी प्लस आई ध्यान रखना। एन का मतलब होता है सबसे पहले आवश्यकता, नीड। उसका डी का मतलब ड्राइव यानी चालक, और आई का मतलब इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन। और उसके बाद चौथा कारक जोड़ा गया था, 4 नंबर कारक जोड़ा गया था, सी यानी कोग्निशन यानी संज्ञान। इसमें कौन सा नहीं है? आवश्यकता है, अंतर्नोद है, प्रोत्साहन है, लेकिन संवेग नहीं है। संवेग नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, इमोशन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है जॉन पी डिसेको। जॉन पी डिसेको के अनुसार निम्नलिखित में से प्रेरणा के लिए उत्तरदायी कारकों में सम्मिलित नहीं है। कौन सा नहीं है? जागरूकता, प्रोत्साहन, दंड या संबद्धता। इसमें कौन सा नहीं है? जागरूकता, प्रोत्साहन, दंड या संबद्धता। तो इसमें कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 4, संबद्धता। चलें, उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आंतरिक अभिप्रेरक का उदाहरण नहीं है? आंतरिक अभिप्रेरक, अभिप्रेरक का मतलब होता है जिससे अपने को अभिप्रेरणा मिलती है। आकांक्षा स्तर, उपलब्धि की आवश्यकता, प्रशंसा, समंदन की आवश्यकता। अभिप्रेरक का उदाहरण नहीं है, ये है उपलब्धि की आवश्यकता। कौन सा है? उपलब्धि की आवश्यकता। उसके बाद नेक्स्ट है अदिति। प्रातःकालीन कक्षा में जाने के कारण नाश्ता कभी कभी कर पाती है, पेट खाली रहने वह पेट में गड़गड़ाहट होने के कारण उसे खाने की इच्छा होती है। यह निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? अंतर्नोद, आवश्यकता, बाह्य अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा। तो ये संबंध है अंतर्नोद से, क्योंकि कार्य करने की इच्छा है, इसका मतलब संबंध किससे है? ड्राइव से। नेहा नवीनतम चलचित्र दृश्यम 2 देख रही है। अब कौन सी मूवी देख रही है? दृश्यम 2। क्योंकि वह नायक व उसके परिवार की स्थिति को जानने हेतु सब्र नहीं कर पा रही, क्योंकि वो उसके अंदर आंतरिक रूप से क्या होगी? खो गई उस फिल्म के अंदर। ये उत्तम उदाहरण है, ये आंतरिक अभिप्रेरणा का है। उसके बाद है अभिप्रेरणा चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से है? तो अभी अपने बात की थी, इसमें पहला चक्कर एन, दूसरा डी और तीसरा आई। तो आवश्यकता, पहला आवश्यकता, दूसरा चालक और तीसरा अंतर्नोद। कौन सा है? अंतर्नोद। तो पहला आवश्यकता, फिर अंतर्नोद, फिर प्रोत्साहन, ये तीनों ही आगे ना, एन, आई और एन, डी और आई। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो उसके बाद नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा बाह्य विप्रेरणा का उदाहरण है? उपलब्धि की आवश्यकता, चिंता, आकांक्षा स्तर और पुरस्कार। तो बाह्य विप्रेरणा के अंदर कोड आते हैं पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ये अपने अभी बात की थी, मैकलीलैंड व एटकिंसन के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट है यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है, युक्ति का मतलब है उपकरण है, तो आंतरिक अभिप्रेरणा अपने आप में क्या है? एक अंत है।
अपने आप में क्या है, एक अंत है। उसके बाद नेक्स्ट है अभिप्रेरणा वर्णित होती है। देखो आंतरिक अगर कोई व्यक्ति होगा ना, अभिप्रेरणा वर्णित होती है। अभिप्रेरणा अगर कोई भावनात्मक रूप से कोई व्यक्ति अभिप्रेरित होगा ना, तभी क्या होगी वो, मतलब विप्रेरणा होगी वो, मतलब सबसे ज्यादा काम करती है। तो इसमें देखो तीन का है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो विप्रेरणा सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है, वो भावात्मक जागृति द्वारा मानी गई है। इसके द्वारा, भावात्मक जागृति के द्वारा। उसके बाद है नेक्स्ट है, किस मनोविज्ञानी के अनुसार प्रेरकों का वर्गीकरण जन्मजात व अर्जित है। तो ध्यान रखना ये मेस्लो का है। अब्राहम मेस्लो ने जो प्रेरक जो बताए हैं वो जन्मजात और अर्जित दोनों बताए हैं। जन्मजात व अर्जित। जन्मजात और अर्जित। उसके बाद नेक्स्ट है, मॉर्गन द्वारा विकसित किया गया प्रेरणा सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, बुद्धि का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत। तो मॉर्गन के द्वारा दिया गया था प्रेरणा का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? प्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का प्रेरणा न्यूनक सिद्धांत, दैट ड्राइव रिडक्शन थ्योरी दी गई। प्रेरणा का न्यूनक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? हल द्वारा, बिने द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा, जॉन डीवी द्वारा। तो ये दिया गया है हल द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा चक्र की अंतिम अवस्था क्या है? चालक अवस्था, व्यक्तिनिष्ठ संतोष एवं राहत की प्राप्ति, उपयुक्त लक्ष्य को प्राप्त करना, क्रिय प्रसूत व्यवहार। क्योंकि अभिप्रेरणा चक्र की अंतिम अंतिम जो अवस्था जो होती है, उसमें जो चालक जो होता है वो न्यून हो जाता है। मतलब जिस कार्य करने के लिए व्यक्ति, जैसे भूख लगी है तो वो भूख लगने के लिए अपना प्रयास करेगा, लास्ट में क्या हो, जैसे उसकी भूख की, मतलब भूख जैसे उसको भोजन प्राप्त हो जाएगा तो लास्ट में उसको क्या मिलेगी? संतुष्टि मिलेगी। ठीक है, तो उसमें व्यक्तिनिष्ठ और संतोष और राहत की प्राप्ति होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। निम्नलिखित में से अधिगम को विपरीत करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लेना चाहिए? पुरस्कार, मिलजुल कर काम प्रवृत्ति, प्रवृत्ति को रोचक बनाना, बच्चों के अनुभव से जोड़ना। ये तो करना चाहिए, लेकिन पुरस्कार ये सबसे अच्छा तरीका नहीं है, कम से कम काम में लेना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है, ऐसे अभिभावक जो अपने बालकों को उपलब्धि अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना चाहते हैं, उन्हें चाहिए बालकों को प्रारंभिक वर्षों में बिना अभिभावकों की मदद के अपनी जिम्मेदारियां संभालने हेतु प्रोत्साहित करें। बालकों को बताएं कि यह सफलता जीवन में तकलीफ या दुख देती है, चाहे बालक सफल हो या असफल, उन्हें स्वीकार करें, उनकी प्रशंसा करें। बहुत बढ़िया बात है, सबसे बेस्ट है ये कि बालक को आप ये बताएं कि आप अपना काम करें, आप निष्पादन करें, क्योंकि आपका काम है केवल पढ़ना। आप अपना मतलब कार्य करें, चाहे सफल हो या असफल हो। ठीक है, तो यही है कि चाहे बालक सफल हो या असफल, उन्हें स्वीकार करें और उनकी कार्य करने के लिए क्या करें? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करें, यानी उनकी प्रशंसा करें। ठीक है, तो यही है उपलब्धि अभिप्रेरणा। अगर इस प्रकार से होगा तो बालक को अगर आप ये कहेंगे कि आप ये कर सकते हैं, तो बालक क्या होगा? उसे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होगा और सफलता भी उसको मिल जाती है। उसके बाद है, कौन सा अभिप्रेरणा सिद्धांत प्रदर्शन बढ़ाने के लिए स्पष्ट और विशिष्ट उद्देश्यों के निर्धारण पर केंद्रित है? कौन सा अभिप्रेरणा सिद्धांत प्रदर्शन बढ़ाने के लिए स्पष्ट और विशिष्ट उद्देश्यों के निर्धारण पर केंद्रित है? आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, गुणारोपण सिद्धांत, पुनर्बलन सिद्धांत, लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत। तो इसमें बताया ना, कौन सा अभिप्रेरणा सिद्धांत प्रदर्शन बढ़ाने के लिए स्पष्ट और विशिष्ट उद्देश्यों के निर्धारण पर केंद्रित है? तो कौन सा हो गया? लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक अभिप्रेरक के संबंध में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? सार्वभौमिक होते हैं, जन्मजात होते हैं, जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं, व्यक्ति की समस्थिति से संबंधित नहीं होते। देखो ये सारी की सारी चीजें सही है, लेकिन व्यक्ति की समस्थिति से संबंधित नहीं होते, मतलब होते हैं। ये क्या है? इससे संबंधित नहीं है, ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, आरपीएससी सेकंड के 10 मॉडल पेपर। ठीक है, और इसकी विशेषताएं क्या है? आरपीएससी के वर्तमान ट्रेड पर आधारित मॉडल पेपर। ठीक है, आरपीएससी द्वारा आयोजित विविध प्रश्नों के साथ प्रश्न पत्रों पर आधारित ब्लूप्रिंट पर आधारित मॉडल पेपर। ठीक है, तो 10 मॉडल पेपर कहाँ उपलब्ध है? नानक क्लासेस के ऐप के ऊपर। ठीक है, तो वहां से नानक क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को
बेहतर करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये उनके कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ संपर्क कर सकते हैं। ठीक है? चलें आगे, नेक्स्ट। चुनौतीपूर्ण और कठिन निष्पादन में प्रवीणता की संतुष्टि प्राप्ति क्या कहलाती है? चुनौतीपूर्ण और कठिन निष्पादन में प्रवीणता की संतुष्टि प्राप्त करना क्या कहलाती है? उपलब्धि अभिप्रेरणा। अभिप्रेरक है, व्यवहार का आंतरिक स्रोत है, जो आपको क्या करता है? कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जो क्या करता है? आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। उसके बाद है मेस्लो के सिद्धांत के अनुसार आवश्यकताओं का क्रम है। सबसे पहले शारीरिक है, बिल्कुल बात सही है। नंबर 2 सुरक्षा, आत्मसिद्धि, आत्मसम्मान, प्रेम और अपनापन, अपनत्व सॉरी। तो सबसे पहले 1 नंबर की बात करें तो वो तो है शारीरिक, सही है। नंबर 1 तो शारीरिक सही है। नंबर 2 सुरक्षा सही है। नंबर 3 नंबर 3 है प्रेम और अपनत्व। नंबर 4 है आत्मसम्मान और 5 है आत्मसिद्धि। ठीक है? तो इसमें कौन सा आ जाएगा? 1, 2, 5, 4, 3। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है? सबसे पहले कौन सी होगी? शारीरिक। ठीक है? दूसरी है सुरक्षा की आवश्यकता। ठीक है? तो तीसरी है प्रेम और अपनत्व, संबंधता और स्नेह जिसको बोलते हो। अपनत्व, संबंधता और स्नेह। ठीक है? और नंबर 4 आत्मसम्मान, और लास्ट है आत्म सिद्धि। कि आपने पूरे जीवन भर जो कार्य किया, क्या उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं? ठीक है? तो ये इसका क्रम रहेगा। अब्राहम मेस्लो का जो सिद्धांत है, ये आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। उसके बाद है प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत के प्रदाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये है क्लारक हल। कौन है? क्लारक हल। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड ग्रेड की करंट अफेयर की जो पुस्तक है वो बाजार में उपलब्ध है। ठीक है? तो आप इस पुस्तक को परचेज कर सकते हैं। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। किसका होता है? तो देखो, मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति को बोलते हैं बेसिक इंस्टिक्ट। क्या बोलते हैं? बेसिक इंस्टिक्ट, इंस्टिक्ट। इसके बारे में बताया था विलियम मैकडूगल ने। किसने बताया था? विलियम मैकडूगल ने। किसने बताया था? विलियम मैकडूगल। मतलब सबसे पहले क्या होता है? संवेग उत्पन्न होता है। पहले क्या उत्पन्न होगा? संवेग। संवेग उत्पन्न होने के बाद जो क्रियात्मक व्यवहार जो होता है, संवेग उत्पन्न होने के बाद जो क्रियात्मक व्यवहार जो होता है, उसी को अपने क्या बोलते हैं? मूल प्रवृत्ति बोलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को भय, डर लगा। ठीक है? भय क्या? एक संवेग है। तो भय लगेगा तो वो वहां से क्या करेगा? भागेगा। तो पलायन क्या है? एक मूल प्रवृत्ति है। भय क्या है? एक संवेग है। और पलायन क्या है? मूल प्रवृत्ति है। तो मैकडूगल ने आपको पता है कितने मूल प्रवृत्ति बताई है? 14 मूल प्रवृत्ति के लिए 14 संवेग बताए हैं। कौन सा सिद्धांत था इनका? मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत। मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत। ये चीज आप थोड़ी ध्यान में रखेंगे। तो मूल प्रवृत्ति से संबंध किसका है? संवेग का है, क्योंकि पहले संवेग उत्पन्न होगा और उसके बाद मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्तियां सामान्य मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? मेलवी, मैकडूगल, स्किनर या सुरेश भटनागर? तो ये है विलियम मैकडूगल का। मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है, ये कथन है मैकडूगल का। किस प्रकार की अभिप्रेरणा रुचि या आनंद से प्रेरित होती है? आंतरिक, बाह्य, एक और दो, दोनों, केवल दो, केवल एक? केवल आंतरिक अभिप्रेरणा है, रुचि और आनंद से प्रेरित होती है, तो केवल रहेगा एक।
उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक प्रक्रिया के रूप में अभिप्रेरणा के लिए उपयुक्त नहीं है? कौन सा कथन नहीं है? ये एक अप्रिय स्थिति से दूर रखती है, ये कथन तो बिल्कुल गलत है। यह व्यक्ति की जैविक आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है, ये बात सही है। ये एक मनोवैज्ञानिक महत्वाकांक्षा हासिल करने में मदद करती है, ये बात भी सही है। यह एक व्यक्ति को एक लक्ष्य की ओर बढ़ने का कारण बनती है, ये बात भी सही है। तो कौन सा नहीं है? तो ये नंबर 1 ही नहीं है। तो अपना क्या होगा? आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है, आपको पता है कि सेकंड ग्रेड की जो शिक्षा मनोविज्ञान की जो है पर्सन बैंक बाज़ार में उपलब्ध है, ठीक है? तो आप जिनका जो पीवाईक्यू और एमसीक्यू की जो सीरीज़ है, वो नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे चल रही है, जिसको आप देख भी रहे हैं, ठीक है? तो ये पुस्तक आप बाज़ार में उपलब्ध है, खरीद सकते हैं अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए। निम्न में किस तरह का लक्ष्य निर्धारण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए आंतरिक अभिप्रेरणा देगा? आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब होगा जब बालक स्वयं उस कार्य को करने के लिए तैयार होगा। अध्यापक निर्देशित तो ये तो बाह्य अभिप्रेरणा है, अभिभावक निर्देशित, सहपाठी निर्देशित, ये सारे के सारे क्या हैं? बाह्य अभिप्रेरणा है। क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा, क्योंकि इसमें कोई बाह्य कारक है जो आपको कार्य करने के लिए क्या कर रहा है? प्रेरित कर रहा है। ठीक है? समय निर्देशित होगी आंतरिक अभिप्रेरणा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में कितने प्रेरक हैं? तो 5 है, हमने अभी देखे ही थे। तो क्या प्रेरक का मतलब जो कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, मोटिवेटर। समान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं, ये प्रेरक निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? तो ये सामाजिक से संबंधित है, समाज से। समान और प्रतिष्ठा, क्योंकि व्यक्ति क्या चाहता है कि समाज के अंदर मेरा भी नाम हो, है ना? मुझे भी क्या मिले? समाज में प्रतिष्ठा मिले। उसके बाद है रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ? सर्वोत्तम उदाहरण है केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का। तो ये केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का ही है। किसका है? आंतरिक अभिप्रेरणा का। उसके बाद नानक क्लासेस के जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आपको पता है 7 लाख का परिवार हो चुका है, ठीक है? उसके उपलक्ष्य के अंदर भारी छूट चल रही है। अगर आप राजस्थान भूगोल जो अजय जी सर और शिव सर के निर्देशन में तैयार की गई है, ठीक है? अगर ये आप पुस्तक खरीदते हो तो इसमें राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तक है वो आपको निःशुल्क मिलेगी, ठीक है? तो ये अभी ऑफर चल रहा है, ठीक है? और बाकी जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपको मात्र ₹70 में दी जा रही है। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो भी आपको सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है वो आपको भली भांति समझ में आ रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।